करें, बार बार में अपने को जरूरत पड़ेगी तो कैसे करेंगे। तो 35 किसका होता है? ब्रोमीन का होता है, ब्रोमीन का। तो ये आ गया तुम्हारा 35 ब्रोमीन 81, ये सिंबल आ गया। सिंबल पूछ रहा है ना, तो इधर प्रोटॉन लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं ना ZXA। तो ये Z35 किसका होता है? ब्रोमीन का। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ये कितना होता है? 9, 17 और 35। तो एक 36 से एक कम 35, तो सिंबल क्या हो गया? ब्रोमीन हो गया। सिंबल पूछा है तो सिंबल आ गया ब्रोमीन। बोलो आ गया समझ में बेटा? अब आगे वाला बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, आगे वाला भी बता देता हूँ, ऐसा ही है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। ये आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो इसमें, ये समझ में आ जाना चाहिए। अब कर लोगे ना बेटा? हाँ, अब मुझे लग रहा है 2.43 और 2.44 आप ट्राई करो, है ना? बिल्कुल सेम सेम ही है बेटा, है ना? 2.44 थोड़ा अच्छा है, पर ट्राई करना, नहीं आए तो मैं बताऊंगा। वो अभी दिखा काम करने दे, क्लास लेने दे मुझे। समझ में आ गया? हटाता हूँ ये। हाँ 54 और 55 ही ले लेते हैं। 54 क्या है? इफ द प्रोटॉन्स ऑफ द वेवलेंथ, इफ द फोटॉन्स ऑफ द वेवलेंथ 54, if the photons of the wavelength lambda 150 picometer strikes an atom and one of its inner bond electron is ejected out of the with the velocity, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी with which its bond it is bound to the nucleus। जो भी एनर्जी दी है वो उससे वो उसकी जो एनर्जी है ना, वो दो काम कर रही है। एक तो जो भी आपकी एनर्जी आ रही है ना फोटोन की, वो दो काम कर रही है ना? तो आपको ये गिवन है और आपको ये गिवन है, आपको ये निकालनी है। ये वो है जो मिनिमम उसको ऊपर लाने के लिए चाहिए, वर्क फंक्शन। इतने से वो क्या है? बाउंड है, इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो आपको वर्क फंक्शन निकालना है बेटा, ये निकालना है आपको, ये निकालना है ना? ये निकालना है। ये कैसे इसको निकालना है? तो फाई इक्वल्स टू, इसे फाई मान लेते हैं, एच सी बाई लेमडा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। आपको फाई बताना है। एच कितना है बेटा? 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। सी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लेमडा कितना है? 150 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। वेलोसिटी 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये सब गिवन आपको, ये निकालना है बस। पॉज हो रही है? हाँ बेटा, बीच में एक फ़ोन आ गया था इसलिए पॉज हो रही होगी। अब आ रही है क्या? हाँ, वो कोई फ़ोन आ जाता है ना तो पॉज हो जाती है बीच में। तो बेटा आपको ये फाई निकालनी है। ये फाई वो एनर्जी है जिससे वो यहाँ से अंदर से इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आता है, यानी कि सरफेस तक की जो एनर्जी है उसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। ये वर्क फंक्शन ही आपको पूछा है, तो आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको पूछा क्या है याद रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जहां पर फोटोन डाल रहा हो, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हो, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। ये मेटल है, इसमें फोटोन डाल रहा है, ये फोटोन आ रहे हैं,
और इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से निकल रहा है, तो फिर यही फॉर्मूला लगेगा एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, इसे बोलेंगे प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी, और ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में काम आती है। तो वही आपको पूछा है, बाउंड मतलब न्यूक्लियस से बाउंड वाली इतनी एनर्जी चाहिए मिनिमम, इतनी दे दोगे तो न्यूक्लियस को छोड़ के सरफेस पे आ जाएगा, न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पर पावर खत्म हो जाएगा। तो आपको ये पूछा है एच न्यू नॉट दैट इज इक्वल्स टू फाइव वर्क फंक्शन, इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इससे जो लैम्डा नॉट होता है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एनर्जी पूछिए आपसे, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब यहाँ वो बाउंड वाली, न्यूक्लियस से बाउंड वाली, तो फिर वो हो गया आपका वर्क फंक्शन। बोलो समझ में आ गया भाई? ये मेटल की प्लेट को आपको मैं ऐसे दिखा दूं, ये मेटल की प्लेट है। अब मान लीजिए ये फोटोन आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसको सरफेस तक आने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एच न्यू नॉट है, और बाहर निकलने के लिए जो चाहिए वो हाफ एम वी स्क्वायर है। तो ये सरफेस तक आने का मतलब इसके न्यूक्लियस के इफेक्ट से बाहर आ गया। अगर सरफेस तक नहीं आया तो न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है, जैसे ही सरफेस पर आ गया तो कितनी एनर्जी चाहिए, यहाँ से यहाँ सरफेस पे आने के लिए एच न्यू नॉट, और एच न्यू नॉट के बाद में जो एनर्जी वो किस में काम आएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो डाला आपने एच न्यू का फोटोन, यहाँ से यहाँ आने में कितनी चाहिए, एच न्यू नॉट, और बाहर कितना निकल गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एच न्यू इसके काम आई एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया? ये आपको सब दे रखा है, खाली एच न्यू नॉट या फाई निकालना है। डन बेटा? अच्छा, अब कौन सा बताया 2.54 के बाद? टू 2.54 के बाद बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल बता देता हूँ, पूरा बताता हूँ, ऑरली क्यों, ऑरली क्यों ले बेटा, पूरा बता दो, अच्छे बच्चे हो, अभी बता देता हूँ। क्या कहता है बेटा? एमिशन ट्रांजिशन इन द पासचन सीरीज एंड एट ऑर्बिट इक्वल्स टू n3 and start from orbit n and can be represented as, calculate the value of n if the transition is observed at 1285 nanometer, find the region of the spectrum, find the region of the spectrum। n निकालना बेटा, n1 n3 से शुरू होता है, ठीक है, और कहाँ पर जाकर खत्म होता है, 3 से n पर खत्म होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता ही है 1 by lambda equals to r z स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, इसने न्यू के साथ फॉर्मूला दे रखा है। अच्छा, आपने ये फॉर्मूला नया देखा होगा, इसने ये जो फॉर्मूला दिया है आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कैसे आया। ये हर्ट्ज, आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये यहीं से आया बेटा। इसको न्यू कितना होता है, न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा। आप जानते हैं ना न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, यानी कि इसको सी से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, सी बाई लैम्डा आर सी जेड स्क्वायर 1 बाई n1, यानी कि यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो बेटा r की वैल्यू मुझे पता है और c की मुझे पता है। r होता है 1.09 इंटू 10 टू दी पावर 7 और c होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। तो लगभग जो ये मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो देखो ये 3.27 इंटू 10 टू दी पावर 15 ये आ गया। तो कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला है, इसको c बाई लैम्डा को क्या लिख दिया, न्यू लिख दिया है ना। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी चलेगा, आप टेंशन मत लेना। ये जो वैल्यू आ रही है ना, z तो हाइड्रोजन के लिए 1 है, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे
तो लगभग कितना आ जाएगा, अगर इसको 1.1 लिखते तो कितना आ जाता है, ये 3.3 इंटू 10⁻15, ये देखो ऑलमोस्ट 3.3 है ना। तो ये कुछ अलग नहीं है ना, ये फॉर्मूला आपका जो है, ये वाला फॉर्मूला ये यहीं से आया, तो आप तो इसे यूज कर लो डायरेक्ट, कैसे लिख लो 1/λ r 1/3² माइनस 1/n², ये और लैम्डा कितना दिया बेटा आपको लैम्डा दिया है 1285, ये आपको किस में दिया बेटा 1285, ये 1285 नैनोमीटर में दिया है, नैनोमीटर में। और ये r की वैल्यू नहीं आती है, आपको पता, आप तो 1/r जानते हो, 1/r क्या होता है 912 एंगस्ट्रम या 1/r 91.2 नैनोमीटर। तो आपको ये लिखना, क्योंकि यहाँ नैनोमीटर में है ना, इसलिए r की 1/r की वैल्यू आप कितनी लिखना 91.2। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, ये 9n² 3 9n² इक्वल्स टू n² माइनस 9, ये आ गया कि नहीं आ गया, उल्टा कर दो, और ये r तो है ही। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो कैसा आ जाएगा, ऊपर आएगा 1285 नैनोमीटर 1/r, r है ना, इसको क्या लिख देंगे 1/r, ये ऊपर चला जाएगा 9n² अपॉन n² माइनस 9, या 1/r क्या होता है, ये 1/r कितना लिख दोगे 91.2, तो ये भी नैनोमीटर में, ये भी नैनोमीटर में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है बस, अब इसको सॉल्व करना है, n² माइनस 9 का मतलब हो गया n-3 प्लस इंटू n+3, a² माइनस b² a माइनस b इंटू a+b, तो इसको सॉल्व कर लेना। और अगर आप इसी को डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो, कैसे, एक तरीका और बताता हूँ इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का एक बढ़िया तरीका बताता हूँ कैसे करना है, इसको खोल लो, 1/λ इक्वल्स टू r 1/9 माइनस 1/n², ये हो गया, r को नीचे ले आओ, ये इधर ले आओ। अब आपको 1/λ की वैल्यू पता है और 1/r की पता है, लैम्डा की कितनी पता है 1285, ये लैम्डा 1285, 1/r क्या है 91.2, ये 1/r क्या है 91.2, ये भी नैनोमीटर में, ये भी नैनोमीटर में, इक्वल्स टू 1/9 माइनस 1/n², इधर ले आओ ये, तो 1/n² इक्वल्स टू 1/9 माइनस 91.2, ये लो, तो यहाँ से 1/n² आ जाएगा, फिर n आ जाएगा, 1/n² यहाँ से निकल जाएगा, इसको सॉल्व करके फिर उल्टा करेंगे n² और फिर अंडर रूट ले लेंगे तो n आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है पर ये अच्छा तरीका है, ये अच्छा तरीका है, कुछ नहीं, बस लैम्डा आपको दिया हुआ है, n1 आपको 3 दिया हुआ है, खुद नहीं दिया है, 3n2 पूछा है, तो 1/9 माइनस 1/n²। अब आपने क्या किया, ये जो r था इधर ले आए, 1/r की वैल्यू क्या लिख दी, ऊपर आएगी, क्योंकि 1/r की वैल्यू कितनी होती है 91.2 और लैम्डा 1285, कोई कैसा 91.2 क्यों लिखी, क्योंकि ये नैनोमीटर में थी, इसलिए इसे भी किस में लिखनी पड़ेगी, नैनोमीटर में। देखो ये नैनोमीटर में थी तो 1/r भी किस में ले लिया, नैनोमीटर में, तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप इससे 1/n² निकाल लेंगे, फिर n निकाल लेंगे, तो आप कैलकुलेशन कर लेना बस, कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इससे आसान हो जाएगा। ये फॉर्मूला है और ये 1/r की वैल्यू है 91.2 नैनोमीटर, क्योंकि ये नैनोमीटर में दी थी ना, इसे नैनोमीटर, अदरवाइज अगर ये एंगस्ट्रम में दी होती तो इसे एंगस्ट्रम में लिखी, ये पिकोमीटर में लिखी होती तो फिर पावर काटते। तो आगे सॉल्व करना है, n आ जाएगा, कर लोगे ना। अब आगे कुछ नहीं किया, ध्यान से सुन लेना, ये r तो ना यहाँ वाला वो नीचे लिया है इधर, यहाँ वाला जो r मल्टीप्लाई में था ना वो नीचे लाया,
तो 1/r की वैल्यू हमने ये रख दी, लेमडा हमें गिवन है नैनोमीटर में, ये 1/n माइनस 1/n इधर ले आया 1/n स्क्वायर को, तो ये पूरे को इधर ले आया। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना, बोलो फटाफट, होगा कि नहीं होगा, बाकी करूं? ओके, तो ये तुम्हारा हो गया है 2.55, और बोलो, ये 2.55 हो गया है। और बोलिए, और डाउट बोलिए, जो भी डाउट लग रहा है आपको, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, बोलिए भाई। वैसे मैंने सबके सॉल्यूशन आपको पीडीएफ भेज दिया है, आप अपना खुद से करना और फिर उससे मिलाना कि हाँ तरीका आपका हो सकता है डिफरेंट हो। 55 तक ही किए हैं, कोई बात नहीं बेटा, 55 तक भी बहुत किए, अभी 12 ही बचे हैं, और लास्ट वाले तो बहुत छोटे हैं, 62 से 67 में तो कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर तुमने 55 कर लिया ना, तो तुम्हें अब समझ लो 5-6 क्वेश्चन ही करने हैं, बाकी तो फटाफट हो जाएंगे, बाकी में कुछ नहीं है। हाँ भाई 55 तक में ही कोई डाउट और हो तो पूछ लो, 55 तक में ही कोई और डाउट है तो पूछ लें। नहीं है? बढ़िया। अनुष्का पाथवी 55 तक लेके चलता हूँ। नो सर कोई डाउट नहीं है, पाथवी ने लिखा। अनुष्का बेटा मैं 55 तक ही लेके चल रहा हूँ, 2.1 से 2.55 तक। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क। कम ही डाउट आ रहे हैं, बढ़िया 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 बढ़िया। तो 2.55 तक हमने सारा कंप्लीट कर दिया है, और अब एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ा इसी चैप्टर का। पाथवी बेटा तुम मेरी लास्ट क्लास में शायद नहीं थी, नोड वाली में नहीं थी ना? मैं तुम्हें ना वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ भेज दूंगा, तो आज गो थ्रू में हो जाना उससे। हाँ बेटा, तो फिर कुछ छूटेगा नहीं तुम्हारा। अब देखो, दो तरह के कंपाइलमेंट्स होते हैं, आयन्स एटम्स होते हैं। एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट प्रेजेंट। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, और सारे पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है तो डायामैग्नेटिक है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड मीन्स डायामैग्नेटिक। अगर सिंगल एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट होता है अंडर द रूट n+2। हाँ, बोर मैग्नेटॉन। यहाँ n क्या है? यहाँ n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई कहे सर बताओ, कोई एग्जांपल देखे तो मैं बताता हूँ। जैसे Mn है, Mn को पूछता है वो कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक। अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? नहीं आ रही है, कहाँ से लाइए? नाप के तो लाया था। कौन? मैं तो लाया एक चप्पल। 7 नंबर की। अच्छा पहनता ही नहीं है। उतार ले रहा है ना, मैं खरीद के 7 नंबर ही तो है। चप्पल तो भी नहीं पहनता मैं। मस्त चप्पल है, ले लो। 7 नंबर की कितनी सोनी चप्पल आ रही है। हम सब बच्चों के लिए लाए थे, तब आपके लिए तो लाए। ना देखिए, मैं तो शादी के लिए। हाँ, तेरे पसंद से लाया था। Mn है, Mn कितना होता है? 25। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? आर्गन 3d5 4s2, ये होता है 25 ऐसा। अब इसका निकालना है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो,
Mn+2 पूछ रहा है, सपोज करो Mn+2, सॉरी Mn+2, तो Mn+2 ये तो Mn हुआ, Mn+2 करना है। प्लस करने का मतलब बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना, हमेशा अंदर वाले से नहीं निकालना। तो बाहर वाले के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या आ गया आर्गन 3d5। 3d5 कैसे लिखाते हो, हुंडी के रूल से बोलो, कैसे लिखते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5, 5 के 5 अनपेड है, कोई भी पेड नहीं है, तो कितने अनपेड हुए, 5 अनपेड हुए। तो n = 5, 1 2 3 4 5 अनपेड है, n = 5। एक भी अनपेड हो तो पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये नेचर कैसा हो गया इसका, पैरामैग्नेटिक। n = 5 रख दो, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, 5 × 7 √35 बोर मैग्नेटो। 5 + 2 7, तो 5 × 7 √35। जैसे वो पूछ रहा है आपसे जिंक 2+, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। आपको जिंक 2+ पूछे तो जिंक 2+ क्या हो गया, 3d10 हो गया। 3d10 कैसे फिलअप करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सारे पेड है, कोई भी अनपेड नहीं है। देखो सारे पेड है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 0। तो जब अनपेड नहीं हो, सारे पेड हो, तो क्या बोलते हैं इसे, डायामैग्नेटिक। तो ये डायामैग्नेटिक। तो जब सारे पेड हो, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो डायामैग्नेटिक, और अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक। प्लस करने का मतलब बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना, जब 3d से नहीं निकलेगा, 4s से, क्योंकि 3 तो अंदर है, 4 बाहर है। फिलअप कैसे भी करो, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले बाहर वाले से निकलेगा। तो ये 3d5 हो गया। 3d5 को हुंडी के रूल से भरना है, 3d10 को हुंडी के रूल से भरना है, तो ऐसे भरेंगे। जैसे मैं अब आपसे पूछूं, आप बताना मुझे कॉपर 2+, कॉपर 2+ कैसा है, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। अगर पैरा है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, कॉपर होता है 29। मैं ये भी बता देता हूँ, कॉपर होता है एटॉमिक नंबर 25। आपको बताना है कॉपर 2+। बताइए फटाफट, बताइए फटाफट। ब्लर दिख रहा है, अभी ठीक करते हैं। अब साफ होगा, अब साफ हुआ बेटा, ब्लरी है क्या अभी भी, ब्लर है क्या अभी भी, देखो मैं ठीक करता हूँ वापस। अब बताओ, क्या हुआ पापा? अब स्क्रीन ब्लर है कि साफ है, हाँ बोलो भाई, सबको रीडेबल है ना, हाँ। तो बेटा बस मुझे आप समझ जाओ मेरी बात, कि एक भी अनपेड है, एक भी अनपेड है तो बेटा पैरामैग्नेटिक है ना, एक भी अनपेड है, सारे पेड है तो डायामैग्नेटिक। समझ गए, तो अनपेड का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और एक में 2 होंगे तो वो पेड हो जाएंगे। इसमें सारे पेड हैं, तो n = 0 आया Zn2+ में डायामैग्नेटिक। लेकिन Mn+2 में 5 अनपेड है, इसलिए पैरामैग्नेटिक आया। अब आपसे पूछा है कॉपर 2+ कैसा है, पैरा है कि डाया है, पैरा है कि डाया है। अगर पैरा है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, और डाया है तो कैसा है, ये बताना। पैरामैग्नेटिक है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक अनपेड है, बिल्कुल सही है, एक अनपेड है। तो n की जगह 1 रख दो, n की जगह 1 रख दिया, तो 1 × 1 + 2, तो √3। तो कितना आता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, √3 बोर मैग्नेटॉन, ये आएगा। n = कितना है, 1 है। करके दिखाता हूं अभी कैसे आया। कॉपर क्या होता है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1, ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। कॉपर 2+,
एक यहाँ से निकल जाएगा और एक यहाँ से निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 3d9। 3d9 कैसे फिलअप करोगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो सारे पेड़ हैं, एक अनपेड है। तो एक अनपेड है, इसका मतलब एक भी अनपेड आ गया तो पैरामैग्नेटिक हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? अरे बोलो समझ में आया? ओके, सबको समझ आया? अनुष्का रुद्रा हेरी, बोलो समझ में आया? सबको समझ में आना चाहिए भाई। ये बस लास्ट टॉपिक है, इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म। आज आप सारे क्वेश्चन कर देना तो फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर खत्म हो गया तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाले में तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया, सब सिखा दिया। खाली 3 प्रॉपर्टीज़ बतानी होती है। तो वो चैप्टर में तो 2 क्लास मैक्सिमम 3 क्लास लगेगी। थर्ड वाले में तो मेन इसी में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो फिर वो बाकी अटक जाते हैं मामला। एक और देता हूँ, ये समझ आया क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन निकालने प्लस का मतलब सबसे पहले बाहर वाले से निकालना, फिर बचा हो तो अंदर वाले से निकाल लेना। जैसे इसमें 2 निकालना है, एक यहाँ से एक है, यहाँ तो एक निकल गया, फिर बचा हुआ एक यहाँ निकल गया। ये प्लस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालना। चलो एक और करो, एक और करो। कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 2+ के बारे में बताओ। कोबाल्ट बताओ और Ag+ बताओ। ये 2 बताओ, कोबाल्ट और Ag+। कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट होता है 27, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट 27। और वो होता है Ag, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, सिल्वर। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। तो ये होता है कितना? 47। सिल्वर होता है 47 कैडमियम से पहले। तो कोबाल्ट 2+ और Ag+ बता दो, बस बात बन जाएगी। कोबाल्ट 27 होता है एटॉमिक नंबर, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है। एक 3D का है और एक 4D का है। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। कैडमियम से पहले 9th, और वो 7th। कोबाल्ट 3D का 7th, सिल्वर 4D का 9th। करिए फटाफट। ओके, बोर मैग्नेटॉन भी है, मतलब बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए बेटा? 3। कोबाल्ट में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए कोबाल्ट 2+ में। और Ag+ और बता दो, Ag+ और बता दो। कोबाल्ट होता है 3d7 4s2। कोबाल्ट 2+ का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 3d7। 3d7 कैसे फिल करना है? 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो n = 3 रख देंगे, तो √15 बोर मैग्नेटॉन, यानी ये पैरामैग्नेटिक हो गया। Ag+ डायामैग्नेटिक हो गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। Ag क्या होता है? 4d10 5s1, और Ag+ का मतलब हो गया 4d10, तो n 0 हो गया,
तो डायामैग्नेट। बोलो समझ में आ गया भाई? तो ये आपका जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट क्या 100% ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। एक एक चीज़ आपको बता दी है कि कौन लाया है, कौन पैरा है, सब बताया बेटा। आप शुरू से लास्ट तक आज पूरे चैप्टर को खा जाओ, आप एक एक वर्ड्स एक एक लाइन खा जाओ।